मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, जिसमें गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म के बाद तक स्वास्थ्य और खान पान संबंधित जरूरी बातें बताई गई हैं। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि MCP कार्ड क्यों महत्वपूर्ण है, MCP कार्ड को सही तरीके से कैसे भरें और यह माँ और बच्चे दोनों को उनके जीवन काल में कैसे लाभ पहुंचा सकता है। सभी आशा बहनों और ANM बहनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति सचदेवा, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम को मैं देखती हूँ। आप सब मुझे जानते ही होंगे। आज हम बात करेंगे ये MCP कार्ड की, जो ये मातृ और बाल सुरक्षा कार्ड है, और आप सब इससे परिचित हैं, पर इसके कोने कोने से हम अपने को परिचित करें और हम गर्भवती महिला को परिचित करवाएं। सबसे पहले इसका हम महत्व बताएं महिला को कि इसको क्यों संभाल के रखना है, कब बनाना है, कब तक संभाल के रखना है, और इसका वैल्यू क्या है, उसकी हेल्थ पे उसका क्या फ़ायदा है उसको रखने का। तो एक ये टूल है जो हम, एक तो गर्भवती महिला के लिए सेल्फ केयर टूल है कि वो अपना ध्यान रख सकती है, मेरा हीमोग्लोबिन कितना है, मेरी कौन सी जांचें बाकी हैं, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, मुझे दोबारा कब जाना है। और दूसरा हमारे लिए एक रिकॉर्ड का टूल है कि किस समय पे उसका क्या हाल था और अब क्या हाल है। तो अगर इसके कोने कोने से हम बात करें तो ये हमारे लोगोज हैं जिन्होंने बनाया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का स्टैंडर्ड कार्ड है। उसके बाद हम ये मैसेज दे रहे हैं, है ना, 3 साल का डिफरेंस का, हम यूविन की ID कार्ड, ये इम्यूनाइजेशन का भी काम करता है जब बच्चा पैदा हो जाता है, इसलिए यूविन की ID है, माँ का नाम, बच्चे का नाम जब बच्चा पैदा हो जाएगा, और अंदर हमारा जो इनिशियल परिचय होता है ना, वो ये जो उसके हस्बैंड का क्या नाम है, पर सबसे पहली चीज़ है RCH नंबर। तो हम जल्दी से उसको रजिस्टर कराएं, RCH नंबर लें। उसके बाद ये बाकी की इन्फॉर्मेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक अकाउंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अलग अलग स्कीम्स हैं जो उसको एंटाइटलमेंट देती हैं, तो उसका पैसा कैसे जाएगा, कैश तो हम देते नहीं हैं, तो वो है उसके बाद, है ना। उसके बाद हम गर्भावस्था का विवरण जल्दी से जल्दी हम उससे पूछेंगे तो उसको याद रहेगा मेरा महीना कब आया था, तो वो कब 9 महीने पूरे होंगे। फिर उसका बर्थ प्लान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसको होम डिलीवरी हो, तो ये बर्थ प्लान यहाँ पर हम उसका रिकॉर्ड करते हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है ना। और आधार कार्ड इसलिए क्योंकि बैंक खाता इससे जुड़ेगा तभी पैसे आएंगे। एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि हम माँओं को खतरे में कैसे डालते हैं या माँओं की जान कैसे जाती है, कोई ना कोई खतरा पहले से रहता है ना। तो वो खतरा है कि नहीं है हम यहाँ लिखें, अगर नहीं है तो वो एक लो रिस्क वुमन बन जाती है, और अगर है तो कितने खतरे के, कितनी जटिलताएं हैं, वो सारी 1 2 3 हम यहाँ लिख सकते हैं। आज की डेट में 1 हो सकती है, अगले महीने 2 हो सकती हैं, तो ये हम लिखते रहेंगे। एक चीज़ ये दिल्ली में हमने इस कार्ड में ऐड करी है कि अनीमिया का, हीमोग्लोबिन का स्तर क्या है, तो वो ये हमने 4 बार करना ही करना है गर्भावस्था में। तो उसमें हमारा अगर गुलाबी है तो इसका मतलब 11 से ऊपर है, हम ठीक हैं, तो महिला को भी पता लगता रहता है। फिर अगर ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, वाइट कलर है, वाइट मतलब सीवियर अनीमिया, तो ये वो देखते रहती है कि मेरा ठीक ठाक से कम तो नहीं जा रहा, कम से ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर ये सब भी इसीलिए बनाया गया है कि उसको ये सब पता हो। पालन 1000 का मतलब कि 1000 दिन जो शुरू के होते हैं बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उस समय पे अच्छे से पौष्टिक आहार खाना चाहिए, ये भी स्कीम बतानी चाहिए। कॉल 102 मतलब हमारा बर्थ प्लान, हमें जब भी दर्दें आए और अगर हमारे पास पैसे नहीं है, ट्रांसपोर्ट होने का नहीं है, तो ये हमारी सहायता के लिए है, मगर उसको मालूम होगा तभी वो फ़ोन करेगी ना। फिर ये बाद में टीके पूरे लगवाने हैं। अनीमिया मुक्त की हमने बात कर ली कि हम 11 से कम होंगे तो हमें खतरा रहेगा गर्भावस्था में। उसके बाद जो हमारी JSY और JSSK वाली योजना है, ये भी उसको ज़रूर बतानी है। JSY की अगर उसको पात्रता है या उसको मातृवंदना योजना की पात्रता है, वो सब उसको बता के रखनी है। और JSSK के अंडर वो कुछ भी उसका खर्चा पॉकेट से नहीं करना होता है, हम सब चीज़ के लिए उसको दे सकते हैं, चाहे दवाई कम पड़ रही हो या उसको आने जाने की तकलीफ़ हो, ये सब का ध्यान रखा जाता है। फिर उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है किलकारी। ये जब हम रजिस्टर करते हैं उसको, तो उसका फ़ोन नंबर में हम ये नंबर सेव कर देते हैं। ये इतना बड़ा जो नंबर है ये सेव करना ज़रूरी है, और उसको किलकारी नाम से सेव कर देंगे तो उसको कॉल आएगा, वो उठाएगी। नहीं उठा पाए तो दोबारा कॉल आएगा। अगर दोबारा कॉल नहीं आता है, वो करना चाहती है, तो इस नंबर पे करेगी। ये सब इस कार्ड पे लिखा है, पर अक्सर हम देखते हैं कि गर्भवती महिलाओं को इसका नहीं पता होता है, तो ये बताना ज़रूरी है। कार्ड को सुरक्षित संभाल के रखें, कब तक, जब तक बच्चा 16 साल का नहीं हो जाता। आजकल
जब हम बाहर अमेरिका भी भेजते हैं बच्चे को तो हमें ये टीकाकरण का रिकॉर्ड चाहिए होता है, बच्चे को भर्ती कराना स्कूल में टीकाकरण का रिकॉर्ड चाहिए होता है। और उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि जो भी हम जांचें इसमें लिख रहे हैं, हम किसी भी स्तर के हेल्थ फैसिलिटी में जाएं, हम यही लेके जाएं तो हमारा सारा रिकॉर्ड वो वाली डॉक्टर को पता होगा। एक दिन हो सकता है हमने प्राइमरी फैसिलिटी में दिखाया, दूसरे दिन मैटरनिटी होम में, तीसरे दिन अस्पताल में, तो ये सब होगा। और इसमें जो चेंजेस हैं वो हमारे डॉक्टर सुमिता मैम बताएंगी कि इसको सही से कैसे भरना है ना। उसके बाद ये डेंजर सिम्टम्स भी हम बता रहे हैं, और उसके बाद हम प्रसव के बाद बच्चे का और माँ का भी उतना ही ध्यान कैसे रखना है ये ज़रूरी है, और ये बच्चे की जानकारी। तो ये सब एक पूरी किताब है माँ के ऑब्स्टेट्रिक करियर की जो हमें बताती है। तो एमसीपी कार्ड बहुत ज़रूरी है और इसको हम वही दर्जा दें जो ये डिज़र्व करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुमिता मेहता हूँ, गायनी की एचओडी बीजीआरएम हॉस्पिटल दिल्ली में। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारा एमसीपी कार्ड है, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, इसको कैसे भरना है। तो हम लोग ना पृष्ठ वाइज जाएंगे। तो अब जैसे ये हमारा है, डॉक्टर ज्योति ने बता दिया है पूरा कैसे भरना है। अब हम पृष्ठ 2 से स्टार्ट करेंगे। जब आप खोलोगे तो सबसे पहले आएगा परिवार का परिचय। तो इसमें हमें गर्भवती महिला और उसके परिवार के बारे में लिखना है। तो पहला कॉलम है माँ का नाम, माँ की आयु, पिता का नाम, उसका पता लिखना है आपको महिला का, उसका ज़िला लिखना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है गर्भवती महिला का और उसके हस्बैंड का। उसके बाद आरसीएच नंबर जो उसको मिला है डिस्पेंसरी से वो यहाँ पे लिखना है। फिर ये बताना है कि क्या उसको जेएसवाई जननी सुरक्षा योजना या पीएमएमवीवाई की वो पात्रता है या नहीं है। अगर हाँ है तो हाँ पे टिक करेंगे, और अगर ना है तो ना पे टिक करेंगे। और अगर उसको ये लाभ मिलेंगे प्रसव के बाद तो फिर आपको उसके बैंक का नाम, शाखा का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भरना है। अब हम जाते हैं दूसरे पैराग्राफ पे जो है गर्भावस्था का विवरण। फिर ये सेकंड पैराग्राफ है गर्भावस्था का विवरण, जिसमें कि हमें उसको उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसीज़ के बारे में बताना है कि पहले उसके कितनी प्रेगनेंसी हुई हैं, उसके उनमें से कितने जीवित बच्चे हैं, उसका पिछली जो प्रेगनेंसी हुई थी वो प्रसव कहाँ पे हुआ था, घर पे हुआ था, अस्पताल में हुआ था, कौन से अस्पताल में, उसकी अंतिम मासिक चक्र की तिथि यहाँ लिखनी है, एलएमपी जिसको हम कहते हैं, और फिर प्रसव की संभावित तिथि जिसको हम ईडीडी कहते हैं वो यहाँ लिखना है। और अब ये लिखना है कि जो प्रेजेंट उसकी प्रेगनेंसी है वो डिलीवरी कहाँ करवानी है। और इसमें जब बच्चा हो जाएगा ना उसके बाद इसमें हमको टिक करना होता है, मतलब प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद, कि वो जीवित बच्चा पैदा हुआ या वो मृत शिशु जन्म हुआ। उसके बाद इसमें जन्म का विवरण है बच्चे का। तो बच्चे का नाम, बच्चे की जन्म तिथि, जन्म के समय बच्चे का वज़न कितना था, लड़का था, लड़की था या अन्य, और जन्म पंजीकरण संख्या यहाँ लिखेंगे, और बच्चे का फिर आरसीएच नंबर इस कॉलम में लिखा जाएगा। अब इसमें इस पैराग्राफ में हम संस्थान का परिचय लिखेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम क्या है, उसका एलजीडी कोड क्या है, आंगनवाड़ी का नंबर इसमें डालेंगे, गांव, वार्ड या विकास खंड यहाँ लिखेंगे, डाक खाता यहाँ आएगा, आशा का नाम, एएनएम का नाम, आशा का मोबाइल नंबर, एएनएम का मोबाइल नंबर, जो अस्पताल आपने सोचा है कि डिलीवरी वहाँ करानी है उस अस्पताल का फ़ोन नंबर यहाँ आएगा, उप स्वास्थ्य केंद्र का नंबर, पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम, वो नाम सारे यहाँ आएंगे। उसके बाद पहला रेफरल सेंटर कौन सा रहेगा, ज़िला कौन सा है, वो इधर डालेंगे। फिर बच्चे का आधार कार्ड का नंबर इधर आएगा और माँ का आधार कार्ड का नंबर इधर आएगा। तो ये सब आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें माँ और उसके बाद जब शिशु पैदा हो जाता है तो शिशु के बारे में इंफॉर्मेशन हमें इस पेज नंबर 2 से मिल रही है। अब हम देखेंगे पेज नंबर 3। बेसिकली जो ये पेज नंबर 3 है, इसमें हम पूरी जो गर्भवती महिला है उसकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान पूरी जांचों का विवरण है इस पेज पे। अगर आप शुरू से देखेंगे, पहले हमको यहाँ मार्क करना है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर किया है तो हाँ पे टिक करेंगे,
और जिस दिन किया है वहाँ की वो डेट डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे कि वो कब कब स्वास्थ्य केंद्र में आ रही है। तो पहली रजिस्ट्रेशन हम पहले 3 महीने में करते हैं, तो सपोज़ वो दूसरे महीने में आई रजिस्टर करने, तो हम वो वाली डेट, जैसे कि वो अगर आज आती है रजिस्टर करने और उसका ये दूसरा महीना चल रहा है, तो फिर हम आज की डेट डाल देंगे यहाँ पे 24/7/24। तो ये उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट हो गई। और कोशिश करना है कि पहले तिमाही में मरीज़ जो है वो रजिस्टर करे। उसके बाद कम से कम रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम मरीज़ को 3 बारी और आना है, तो मतलब टोटल 4 बारी तो मरीज़ को गर्भावस्था में आना ही आना है। उसके बाद वो जब जब आ रही है तब तब आप यहाँ पे डेट लिखेंगे। सपोज़ अब वो आई चौथे महीने में आई, तो उसका पंजीकरण हुआ था दूसरे महीने में, अब वो 2 महीने बाद आई, तो फिर हम यहाँ वो वाली डेट डाल देंगे। सपोज़ अब वो आई 20, ये जुलाई में आई थी, 2 महीने बाद आई सितंबर में आई, तो 20 सितंबर में वो आई, तो वो हम डेट डाल देंगे कि वो अब इस डेट को आई है। और जब वो आई है तो उसके बाद आप लिखेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर कितना था, तो वो इस दिन आई थी, तो उसका जो ब्लड प्रेशर था वो हम यहाँ लिख देंगे, उसका हीमोग्लोबिन कितना था और उसकी पेशाब की जांच, वो तीनों हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हम एंटर करेंगे उसका वज़न। तो सपोज़ वो जब आई थी 20 सितंबर को, उसका वज़न हम सपोज़ लिख देते हैं कि वो 55 किलो था, तो यहाँ पे आप वेट लिखोगे। उसके बाद उसको जब जब टीडी के टीके लगे हैं 2, वो आप डेट डाल दोगे। अगर उसको पहला टीका आप उसी दिन लगा रहे हैं तो आप फिर यहाँ पे 20 सितंबर की डेट डाल देंगे। ये वाला जो है, इसमें हमको मार्क करना है कि उसको आपने कितनी गोलियाँ दी। पहले 3 महीने हम सिर्फ फॉलिक एसिड की गोलियाँ देते हैं, तो सपोज़ वो 2 महीने में आई थी पंजीकरण कराने, तब उसको मैंने 1 महीने की गोली दी, 30 गोली, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 30 फॉलिक एसिड गोलियाँ दे दी। और चौथे महीने ऑनवर्ड्स हम आयरन फॉलिक एसिड IFA देना शुरू करते हैं। तो जितनी गोलियाँ आप दोगे जब जब वो आएगी, जैसे वो सितंबर में आई थी, मैंने उसको 2 महीने की अगर गोलियाँ दे दी, मैंने उसको 60 गोलियाँ दे दी आयरन फॉलिक एसिड की, तो मैं यहाँ पे 60 लिख दूँगी। उसके बाद है कैल्शियम की गोलियाँ। हमें मालूम है कि कैल्शियम की गर्भावस्था में रोज़ 2 गोली लेनी होती है महिला को, तो आप टोटल उसको कितनी गोली दे रहे हैं। जैसे मैंने आयरन की उसको 2 महीने की दी, तो मैं कैल्शियम की भी उसको 2 महीने की दूंगी, तो मैं कैल्शियम की उसको दूंगी 120 गोली। तो फिर मैं यहाँ लिख दूंगी मैंने उसको कैल्शियम की कितनी गोली दी। और उसको जब आप एल्बेंडाजोल की टैबलेट दोगे, जो कि हम चौथे महीने के बाद देते हैं, पहले 3 महीने में नहीं देते, तो उसकी भी डेट डाल दोगे। सपोज़ मैंने वो उसको उसी दिन दी थी, तो मैं यहाँ डाल दूँगी 20 सितंबर को मैंने उसको एल्बेंडाजोल की गोली दी। तो ये कॉलम आपको ऐसे फिल करने हैं। उसके बाद ये जो एक छोटा सा एरिया है, ये दिखाता है कि गर्भावस्था के दौरान मरीज़ को अपना ख्याल कैसे रखना है, उसको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल और अच्छे से चले। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि उसको क्या क्या खाना चाहिए, कब कब खाना चाहिए, जितना वो खाती है उससे 25% उसको और खाना चाहिए, ताकि वो उसकी बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। उसको रेस्ट कितना करना चाहिए, दिन में कम से कम 2 घंटे उसे रेस्ट करना चाहिए और रात में 8 घंटे उसे रेस्ट करना चाहिए। उसको जो आटा या वो जो नमक खा रही है वो आयोडीन युक्त खाना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमने प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ही अपनी केयर के लिए उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं। तो ये हो गया पेज 3। तो पेज 2 आपने देखा, सारा परिचय था परिवार का और उसकी प्रेजेंट प्रेगनेंसी के बारे में था और बच्चे के बारे में था। पेज 2 में हम उसकी पूरी जांचों के बारे में और उसकी दवाइयों के बारे में लिख रहे हैं ना। अगर अब आप पेज 4 पे आइए, पेज 4 शुरू होता है कि प्रेग्नेंट होने से पहले तो उसको कोई बीमारी नहीं थी। ये पास्ट हिस्ट्री बहुत बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस प्रेगनेंसी में उसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसमें हमने पूछना है कि क्या आपको प्रेगनेंसी से पहले कि पूर्व गर्भावस्था में, मतलब कि पिछली प्रेगनेंसी में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, क्योंकि अगर पिछली प्रेगनेंसी में जैसे उसको दौरे पड़े थे तो चांसेस होते हैं कि इस प्रेगनेंसी में भी वो चांस बढ़ जाता है। तो हम हमेशा पूर्व प्रसव के बारे में पूछते हैं, तो उसमें आपको टिक लगाना है। आप उससे पूछोगे कि क्या आपको पिछली प्रेगनेंसी में खून तो नहीं गया था, आपको दौरे तो नहीं आए थे, आपका ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा नहीं था, अनीमिया तो नहीं था, रक्त की कमी, या ऐसा तो नहीं हुआ था डिलीवरी में आपको
बाधित प्रसव था, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में चले गए थे, बच्चा होने में बहुत मुश्किल हुई थी, या बच्चा होने के बाद ज़्यादा खून तो नहीं गया था, पीपीएच तो नहीं हुआ, आपका ऑपरेशन पिछला बच्चा ऑपरेशन से तो नहीं हुआ, सिजेरियन ऑपरेशन अगर पिछला है तो आप इसको टिक कर दोगे। बच्चे में तो कोई जन्मजात दोष नहीं है, और आपने पहले कोई अबॉर्शन कराया है या नहीं। तो अगर मरीज़ को कुछ भी है आप उस बक्से में टिक कर दोगे। सपोज़ मेरी मरीज़ कहती है कि पिछली बारी तो मेरे को खून भी चढ़ा था, मेरे में इतनी रक्त की कमी थी, मेरा HB तो 5 था, तो फिर मैं इसमें इस डब्बे में टिक कर दूँगी। तो ये उसका पूर्व प्रसव के बारे में बात करता है ये वाला कॉलम। फिर ये जो है ये है पिछला विवरण, मतलब कि पास्ट मेडिकल या कोई सर्जिकल हिस्ट्री, कोई पास्ट हिस्ट्री ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की तो नहीं है, क्योंकि फिर वो अगेन प्रेगनेंसी पे असर करती है। तो इसमें आप पूछोगे कि आपको कभी टीबी हुआ है, टीबी का आपका इलाज चला है, ब्लड प्रेशर रहा आपको, या कोई दिल की बीमारी तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, दमा तो नहीं है, या कोई और उसको ऐसी बीमारी रही हो। तो अगर कुछ ऐसी बीमारी है तो आप उस बॉक्स को टिक कर देंगे। फिर आपने मरीज़ को अब जांच करनी है। अब हमने हिस्ट्री तो ले ली, हमने पहले प्रसव की हिस्ट्री ले ली, हमने कोई और मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है वो ले ली। अब हम मरीज़ की जांच करेंगे। तो आप मरीज़ की लंबाई लोगे, वो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर में। उसका फिर हम चेस्ट और CVS को स्टेथोस्कोप से सुनते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ब्रेस्ट, स्तन देखने बहुत बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, क्योंकि अगर अभी दबा हुआ निप्पल है तो उसकी अभी हम इलाज कर सकते हैं। उसके बाद अब आएगा हमारा ये वाला कॉलम, जो कि सारी मरीज़ की जांचें ही आएंगी। आप डेट लिखोगे, जैसे वो हमारे पास आई थी, हमने पीछे लिखा था कि वो 20 सितंबर को आई है हमारे पास, ठीक है। तो हम डेट डालेंगे, हम लिखेंगे कि प्रेगनेंसी उसकी कितने महीने की है। अगर आप वीक्स कैलकुलेट करो तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपने वीक्स नहीं कैलकुलेट करे, सप्ताह नहीं कैलकुलेट करे, तो एटलीस्ट आप 6 महीने 7 महीने ये तो लिखिए। फिर आपको उससे कुछ लक्षण पूछने हैं, क्योंकि अब टीबी के लिए भी हम जो है स्क्रीनिंग प्रेगनेंसी के साथ ही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों देश से टीबी का इराडिकेशन 2025 तक करना चाह रहे हैं। तो सारे मरीज़ों से आपको पूछना है कि आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, वज़न तो कम नहीं हो रहा है, या आपको रात में पसीने तो नहीं आ रहे हैं। ये 4 सिम्टम्स आपको सारे मरीज़ों से पूछने हैं। अगर वो इसमें से किसी को भी कहती है कि हाँ मुझे ये सिम्टम है, तो आप टिक करेंगे, क्योंकि फिर उसकी आगे जाके जांच होगी। आप मरीज़ का वज़न यहाँ लिखेंगे, मरीज़ की पल्स नब्ज़ की गति यहाँ लिखेंगे, उसका ब्लड प्रेशर यहाँ लिखेंगे, उसके पैरों में सूजन है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर पैरों में ज़्यादा सूजन है तो हो सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उसको PIH हो रहा है, या अगर पैरों में सूजन ज़्यादा है तो उसमें रक्त की कमी हो रही है। तो पैरों की सूजन है या नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उसके लिए स्पेशल कॉलम बनाया है कि मिस ना हो। और आप देखेंगे कि उसका पीलिया तो नहीं है, उसकी आंखें आपको पीली तो नहीं लग रही हैं, या अगर कोई अन्य समस्या मरीज़ को आपको बताती है तो आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो इस कॉलम में आपने ये सब एंटर करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट टीबी के लक्षण, उसका वज़न, उसकी पल्स, उसका ब्लड प्रेशर, पैरों में सूजन देखोगे और पीलिया देखोगे। फिर हम मरीज़ के पेट की जांच करेंगे, तो उसमें आप फिर डेट डालोगे। जैसे हम 20 सितंबर ही डाल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 20 सितंबर डेट डाल दी। फिर आप उसकी भ्रूण की लंबाई नापेंगे, जिसको हम कहते हैं SFH, सिम्फिजियो फंडल हाइट। ये सारी आशा बहनों को और सारी ANMs को पढ़ाया गया है कि SFH लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप वो SFH इंची टेप से सेंटीमीटर में नाप के यहाँ लिखेंगे। ये दिल्ली के ही MCP कार्ड में ये जो ग्राफ है ये हमने ऐड किया है, ये और किसी स्टेट में नहीं है, क्योंकि इस ग्राफ से हमें पता चल जाता है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही हो रही है या नहीं। अगर आपकी सपोज़ हमने लिया कि इस मरीज़ के सपोज़ हम लेते हैं वो 28 हफ्ते है, अगर उसकी प्रेगनेंसी 28 हफ्ते है पर उसके SFH जो है वो 22 सेंटीमीटर आ रही है, मतलब इस लाइन से नीचे, मतलब कि बच्चा ठीक से ग्रो नहीं कर रहा। और अगर हम इसको चार्ट करेंगे इस ग्राफ पे,
उसका कितनी प्रेगनेंसी के वीक्स हैं और ये हमारी भ्रूण की हाइट कितनी है, तो वो इस लाइन से, ये जो हमारी ऑरेंज लाइन है, इस लाइन से ऊपर जानी चाहिए। तो इससे हमको एकदम पता चल सकता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। अब हमने भ्रूण की लंबाई तो देख ली, उसके बाद हम गर्भ स्थिति देखेंगे कि क्या बच्चा सीधा है, आड़ा है या उल्टा है। अगर आपको उसका पेट की जांच करके लगे कि बच्चा उल्टा है, तो फिर आप यहाँ पे लिख देंगे कि बच्चा उल्टा है या आड़ा है। उसके बाद है बच्चे की दिल की धड़कन, बच्चे का घूमना। इसमें आप मरीज़ से पूछोगे कि बच्चा सामान्य घूम रहा है, कम घूम रहा है या घूम ही नहीं रहा। तो अगर जैसे मेरी मरीज़ ने कहा कि मेरा सामान्य घूम रहा है, तो मैं इसको टिक कर दूँगी कि बच्चा सामान्य घूम रहा है। हो सकता है कोई मरीज़ आपको कहे कि कम घूम रहा है या घूम ही नहीं रहा है, तो फिर वो एकदम आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि बच्चे को अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो हो सकता है आपको डॉक्टर को दिखाना पड़े या आगे उसका अल्ट्रासाउंड कराना पड़े। फिर हम लिखते हैं बच्चे की फीटल हार्ट कितनी है, जो कि हम डॉपलर से सुन सकते हैं। आजकल सारी डिस्प्ले हमारे पास वो हैंड हेल्ड डॉपलर है। तो जनरली जो बच्चे की धड़कन होती है 120 से 160 प्रति मिनट के बीच में होती है, वो हम यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद हम पेट देखने के बाद अगर हमने उसका पीवी भी किया है, उसकी अंदरूनी जांच करी है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आएगी उसकी हमने कौन सी खून की जांचें करी हैं, जो कि हमको करनी ज़रूरी हैं, ये नियमित हैं, ये करनी ज़रूरी हैं। एक सबसे पहले है CBC। तो जब भी आप मरीज़ को रजिस्टर करते हो, उसका एक बारी CBC होना चाहिए, सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं है, ये आप नोट करिए, ये है CBC। इससे क्या होता है कि हम लोग थैलेसीमिया और आयरन की कमी के कारण अनीमिया को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो CBC करवाएंगे फर्स्ट टाइम, उसके बाद आप HB करवाएंगे कम से कम 4 बारी। तो सपोज़ अब मेरी ये मरीज़ आई थी, तो मैंने इसका HB कराया, तो मैं इसमें जो भी इसका HB आया मैं वो लिख दूँगी। मैंने उसका हीमोग्लोबिनोमीटर से किया, उसमें इसका HB सपोज़ आ गया 11, तो मैं डेट डालूँगी ऊपर मैं डेट डालूँगी 20/9 और यहाँ मैं लिख दूँगी 11 ग्राम %। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पेशाब की जांच। यहाँ हम लिखेंगे ये दोनों ही पेशाब की जांच है, एल्ब्यूमिन है या नहीं और शुगर है या नहीं। तो यहाँ पे हम पेशाब की जांच लिखेंगे। ये HIV तो एक ही बारी करना है, तो इसलिए बाकी सब में क्रॉस डला हुआ है। एक ही बारी आपने HIV की जांच करी और आप लिख दोगे कि वो नेगेटिव है, या अगर पॉजिटिव है तो वो आपने रिपोर्ट यहाँ एंटर करनी है। सिफिलिस की स्क्रीनिंग भी एक ही बारी करनी है, इसलिए बाकी कॉलम क्रॉस है, वो रिपोर्ट आप यहाँ लिखोगे। HBsAg ऑस्ट्रेलिया एंटीजन जो कि पीलिया के लिए करते हैं, उसकी भी एक ही बारी करनी है, रिपोर्ट यहाँ लिख दोगे, बाकी कॉलम क्रॉस है। उसके बाद थायराइड हार्मोन TSH जिसको हम कहते हैं, उसकी रिपोर्ट आप इधर लिखोगे। उसके बाद OGTT जो कि हम मधुमेह की जो जांच करते हैं, ये 2 बारी करनी होती है। एक तो आप फर्स्ट विजिट पे करते हो और दूसरी आप जब मरीज़ 24 से 26 हफ्ते में होता है, तो वो दोनों रिपोर्ट्स आप डेट डाल के यहाँ लिख दोगे। और उसके बाद जब जब अल्ट्रासाउंड हुआ है आप वो डेट यहाँ डाल दोगे। यहाँ पे आप ब्लड ग्रुप लिखोगे कि O पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, और डेट डाल दोगे। ये कुछ जांचें हैं जो कि वैकल्पिक हैं, ये मैंडेटरी नहीं करी है सरकार ने, पर अगर आप करवा लो तो वो अच्छा है। और अगर आपने करवाया तो फिर आप टेस्ट का यहाँ रिपोर्ट लिख दो, जैसे HCV अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दो और डेट लिख दो। उसके बाद HPLC है जो कि हम थैलेसीमिया के लिए कर रहे हैं, वो अगर टेस्ट किया है तो उसकी रिपोर्ट लिख दो और डेट लिख दो। अब तो एक्चुअली HPLC सरकार वैसे ही अस्पतालों में सबका मैंडेटरी नियमित जांच ही कर दी है, तो वो अब सबकी हो ही रही है, पहले वो वैकल्पिक थी। उसके बाद अगर आपने यूरिन का कल्चर करवाया है, एल्ब्यूमिन और शुगर तो हम हर बारी मरीज़ का कर रहे हैं, वो जब जब आ रही है, ये जो था उसका, पर अगर आपने कल्चर करवाया है वो हम हर मरीज़ का नहीं करते हैं। अगर हमें लगता है कि इसको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है तो हम यूरिन कल्चर कराते हैं। तो आप रिपोर्ट यहाँ लिख दो, डेट यहाँ लिख दो, या अगर आपने कोई और जांच करवाई है, कोई अन्य जांच है, तो वो जांच की रिपोर्ट इधर और डेट इधर। तो ये अब ध्यान रखना है कि ये वाली जांचें ज़रूरी करानी है और ये कुछ वैकल्पिक जांचें हैं। और HB क्योंकि हमको 4 बारी करवाना है तो इन कॉलम्स में लिखना है।
यूरिन वो जब जब आएगी उसका एल्ब्यूमिन शुगर करना है, इसलिए हमको ये सारे कॉलम्स उस डेट पे भरने हैं। अब हम आते हैं पृष्ठ 5 पे। जो भरना था अभी 4 तक हमारा हो गया, अब पृष्ठ 5 पे हमको कुछ भरना नहीं है, पर इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जो कि आपको प्रेग्नेंट गर्भावस्था जो महिला है गर्भवती उसको आप ये बताना है। पहला है कि बर्थ प्लान को, प्रसव योजना अवश्य बना लें। ये ना हो कि पेशेंट 9 मंथ्स प्रेग्नेंट होगी और अभी तक हमें बर्थ प्लान ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि उसको डिलीवरी के लिए कौन सा हमने अस्पताल तय किया है, वो घर से अस्पताल कैसे पहुंचेगी, वो हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी तो 48 घंटे तो वो अस्पताल में रहेगी, तो मरीज़ के साथ कौन रहेगा, ये सारी बर्थ प्लानिंग हमको पहले करनी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मरीज़ से मिलें, उसको आप देखें कि वो किस किस योजनाओं की लाभार्थी है। अगर वो JSY या प्रधानमंत्री वंदना योजना की लाभार्थी है तो उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स लें, किलकारी में उसको रजिस्टर करें, अस्पताल को तय करें, अस्पताल कैसे पहुंचोगे वो तय करें, और ये ध्यान में रखें कि 48 घंटे तक मरीज़ प्रसव के बाद अस्पताल में रहेगी। तो ये आपका बर्थ प्लान आपको पहले सुनिश्चित करना है। फिर इसमें ये जो अगला है, ये हमें डेंजर साइंस बताए गए हैं कि अगर किसी भी गर्भवती महिला में ये साइंस या सिम्टम्स आते हैं, ये लक्षण दिखाई दें, तो उन्हें तुरंत अस्पताल लेके जाना है। तो क्योंकि ये कार्ड गर्भवती महिला के पास होता है तो उसको और उसके घर वालों को मालूम होना चाहिए कि कौन से ये खतरे के लक्षण हैं, जब उन्हें मरीज़ को फटाफट अस्पताल लेके जाना है। अगर गर्भावस्था के दौरान कभी भी खून जाए तो उसको अस्पताल लेके, मरीज़ को अस्पताल लेके जाना है। अगर उसको गर्भावस्था में या प्रसव के 1 महीने के भीतर ही तेज़ बुखार आए, या उसको प्रसव की जो दर्दें हैं बहुत देर तक चल रही हैं, 12 घंटे हो गए हैं, दर्दें ही दर्दें आ रही हैं, या बच्चा कम घूम रहा है, तो उसको एकदम से अस्पताल जाना है। अगर लगे कि उसमें खून की कमी हो रही है, खून की कमी कैसे पता चलेगी कि वो थकी थकी रहेगी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसको प्लीज़ अस्पताल लेके आइए। अगर मरीज़ को कभी भी दौरा पड़े या वो कहे मेरे बहुत सिर में दर्द हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो ये सब बताते हैं कि ये PIH है। और मरीज़ को अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसके सिर में दर्द, उसको धुंधला दिखाई देता है, उल्टियाँ आती हैं, और अगर आप उसको टाइम से अस्पताल नहीं लेके गए तो यही मरीज़ फिर दौरा भी थ्रो कर देता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही संकीर्ण खतरे का लक्षण है। और अगर उसका दर्दें शुरू नहीं हुई मरीज़ को, पर उसका पानी छूट गया, तो भी ये खतरे का लक्षण है और उसको इस हाल में फिर अस्पताल आना है। तो ये 6 के 6 बहुत इम्पॉर्टेंट खतरे के लक्षण हैं जो कि कभी भी गर्भवती महिलाओं में देखे जाएं तो उनको तुरंत अस्पताल लेके आइए। अब हम पृष्ठ 6 पे आए हैं। पृष्ठ 6 अब प्रसव के बाद की देखभाल के बारे में है। तो इसमें हमें प्रसव की तिथि लिखनी है, डिलीवरी डेट लिखनी है, प्रसव का स्थान आपको मार्क करना है, संस्था हॉस्पिटल पे हुआ या घर पे हुआ। अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो आपको बताना है कि नॉर्मल डिलीवरी थी, सामान्य प्रसव था, असिस्टेड डिलीवरी थी कि हो सकता है फॉर्सेप लगा हो या वैक्यूम डिलीवरी हुई हो, या सिजेरियन था। तो जो भी होगा आप उस बॉक्स पर टिक लगाओगे। और अगर घर पे हुआ है तो आपने ये पूछना है कि स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट थी या किसी और ने डिलीवरी ली है। बहुत बारी कहते हैं कि सास ने डिलीवरी ले ली, तो फिर आप इस पर टिक करोगे। फिर आपको ये लिखना है कि जो प्रसव हुआ है वो टाइम से हुआ है, पूरे 9 महीने पे हुआ है, या 9 महीने से पहले हो गया है, या फिर वो अबॉर्शन है। तो इसमें से जो भी हुआ है आप या तो उसको टिक कर दो या आप लिख दो कि समय पूर्व प्रसव, अगर उसने प्री टर्म 7वें या 8वें महीने में डिलीवरी हो गई है तो। और अगर प्रसव महिला का हॉस्पिटल में हुआ है तो वो उसके बाद कितने दिन हॉस्पिटल रही। जनरली 48 आवर्स तक महिला को हॉस्पिटल रखते हैं हम डिलीवरी के बाद, पर प्रॉब्लम हो तो ज़्यादा दिन भी रह सकती है। तो आपको वो लिखना है कि कितने दिन तक वो हॉस्पिटल रही, और उसको अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो प्रॉब्लम आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद शिशु का लिंग लिखना है कि लड़का था लड़की, शिशु का वज़न लिखना है,
किलोग्राम और ग्राम में एकदम एग्जैक्ट वेट लिखना है, जैसे 3 किलो 200 ग्राम ऐसे करके। शिशु तुरंत जन्म के तुरंत बाद रोया या नहीं, हाँ या नहीं टिक करिए। जन्म के 1 घंटे के अंदर उसकी ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान शुरू किया या नहीं, हाँ और नहीं है टिक करिए ठीक बॉक्स पे। और उसको विटामिन के लगा या नहीं लगा। अब जब डिलीवरी हो जाती है उसके 6 महीने बाद तक माँ को रोज़ 1 आयरन की गोली और 2 कैल्शियम की गोलियाँ खानी है। ये माँ को ये याद दिलाते रहना है कि बच्चा हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि अब तुमने आयरन और कैल्शियम नहीं खानी। 6 महीने तक 1 आयरन की गोली और 2 कैल्शियम की गोली महिला खाएगी। अब क्या होता है कि प्रसव के बाद आप लोग घर जाते हैं, शिशु की देखभाल तो सब कर लेते हैं, पर माँ जो है वो उपेक्षित रह जाती है। तो वो जो टाइम है पहले 6 हफ्ते वो माँ के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आपने माँ को जब आप बच्चे को देखने जाते हो डे 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42 है ना, 6 हफ्ते तक आप बच्चे को देखते हो, तो साथ साथ माँ को देखना भी उतना ही ज़रूरी है। आप माँ से पूछो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई जटिलता, कोई प्रॉब्लम है तो वो लिखिए। अगर आपको लगता है कि माँ को अनीमिया है तो आप जब गए हैं आप उसमें टिक करिए कि उसको अनीमिया है। उसकी नब्ज़ को पकड़ के देखिए कि उसकी पल्स कितनी चल रही है। सपोज़ 80 है तो आप लिखिए 80 पर मिनट। उसका बीपी कितना है, उसको बुखार तो नहीं है, उसका तापमान कितना है। उसके ब्रेस्ट को ज़रूर एग्ज़ामिन करके देखो कि ऐसे तो नहीं कि उसके जो स्तन हैं वो दूध ठीक से नहीं पिला रही या कम पिला रही है तो वो सख्त हो गए हैं, क्योंकि अगर आपने नहीं इसको पकड़ा तो फिर उसमें पस पड़ सकती है स्तनों में। निप्पल को ज़रूर देखो कि कहीं उनमें क्रैक या फटे हुए तो नहीं है, क्योंकि फिर वो दूध नहीं पिला पाएगी बच्चे को ठीक से। उससे पूछो उसको बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रही है पेट में या नीचे, ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही उसको नीचे से। उसके बाद पूछो और ऑब्ज़र्व भी करो कि जो उसको नीचे से पानी जा रहा है वो बदबूदार तो नहीं हो रहा है। हो सक रहा है उसको इन्फेक्शन हो रही है और मरीज़ को पता ही नहीं है। अगर उसको एपिजियोटमी आई है तो उसको देखो एपिजियोटमी को कि ऐसा तो नहीं कि वहाँ सूजन है या वहाँ ज़्यादा लाल हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन के साइन हो जाते हैं। ये पूछो कि उसने परिवार कल्याण का कोई मेथड अपनाया या नहीं अपनाया। अगर उसने नहीं अपनाया तो आप उसको सलाह दीजिए कि वो अभी क्या यूज़ कर सकती है। और अगर उसको कोई भी अन्य परेशानी है या कोई भी आपको परेशानी लगती है कि नहीं मरीज़ को अस्पताल दिखाना चाहिए, तो आप लिखिए कि उसको रेफ़र करना है या नहीं करना है और उसको अस्पताल भिजवाइए। और अगर शिशु का वज़न 2 किलो से कम है तो KMC केयर के बारे में, कंगारू मदर केयर के बारे में आपको मरीज़ को बताना है। फिर ये वाला जो हमारा चार्ट है ये सेम आप जब माँ को देख रहे हैं तभी आप बच्चे को देख रहे हैं, और बच्चे में भी आप सारे ये कॉलम्स हैं कि आपको बच्चे में क्या क्या देखना है। बच्चे का वज़न देखना है, उसका यूरिन और स्टूल वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं, दस्त तो नहीं हो गए, उल्टी तो नहीं आ रही बच्चे को, दौरा तो नहीं पड़ा, बच्चा सुस्त तो नहीं है, ठीक से वो स्तनपान कर पा रहा है या नहीं, उसकी सांस की गति कितनी है, बहुत तेज़ तो नहीं चल रही है। आपको लिखना है उसकी सांस की गति प्रति मिनट कितनी है, उसका सांस लेते हुए ऐसा तो नहीं हो रहा कि छाती धंस रही है, उसका तापमान कितना है, पीला तो नहीं पड़ रहा बच्चा, और उसकी जो नाभि की नाल है उसकी स्थिति आपको लिखनी है कि वो हेल्दी है कि नहीं है। अब बाकी के जो पृष्ठ हैं 6 के बाद वो सारे हमारे बच्चे के बारे में, बच्चे की इम्यूनाइजेशन, बच्चे के माइलस्टोन्स क्या हैं, बच्चे की केयर क्या करनी है, बच्चे को क्या खिलाना है। तो ये पूरा का पूरा जो MCP कार्ड है ये ऐसा नहीं कि डिलीवरी हो गई और उसके बाद हमने फेंक दिया। ये कार्ड हमारा जब तक बच्चे का इम्यूनाइजेशन चलता है तब तक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इसको ठीक से फिल करेंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा इतना इम्पोर्टेंट है और इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है माँ के लिए और बाकी घर के लोगों के लिए कि हमारी माँ और बच्चे हमेशा दोनों स्वस्थ रहेंगे।